हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब आइए अति लघु प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? तो अभी हम आपसे बोले थे ना कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए आ गया इसका क्वेश्चन। ये चारों तरफ घुमा के आपको पूछ देता है, चाहे वस्तुनिष्ठ में, चाहे लघु में, चाहे अति लघु में। तो संप्रेषण अंग्रेजी शब्द के कम्युनिकेशन से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से मानी गई है, जिसका अर्थ सामान्य बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। इसमें 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या क्या है? शाब्दिक में लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण है। अशाब्दिक में भाषा के द्वारा, संकेतों के द्वारा आप संप्रेषण कर सकते हैं। पूरा विस्तृत हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं मेरे पहले की वीडियो में। इससे 2-3 पहले की वीडियो में आप देखेंगे, बहुत क्लियरली आपको एक एक चीज़ बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण में भेद बताइए। चलिए, ऊपर जो बता रहे थे वही सारी चीज़ें यहाँ नीचे दी गई है। मौखिक और लिखित। मौखिक में, शाब्दिक संप्रेषण में आपका मौखिक और लिखित संप्रेषण आ रहा है, जिसमें मुख से बोल के और लिख के आप संप्रेषण कर सकते हैं। अशाब्दिक में है वाणी द्वारा, आँखों की भाषा, मुख मुद्रा या स्पर्श करके। ये यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम के थ्रू भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में आने वाली 2 बाधाओं को बताइए। तो वो 2 बाधाएं हैं, भौतिक और भाषागत। भौतिक बाधाएं क्या है? जैसे शोर, खराब स्वास्थ्य, वातावरण आदि। और भाषागत समस्याएं, अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, गलत उच्चारण, आवश्यक शब्द आदि। संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो संप्रेषण का डायग्राम के द्वारा हम आपको बता दे रहे हैं। संप्रेषण वाहक तैयार कर उसे किसी माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, तार, भाषण, पत्र आदि द्वारा प्रेषित करता है। प्रेषित संदेश जहां पहुंचता है वहां उसे पढ़ लिया जाता है, और यदि आवश्यक हुआ तो प्रेषक को सूचना प्राप्ति की सूचना दी जाती है। ये आपको डायग्राम दिखा दें। संप्रेषण के स्रोत कुछ भी हो सकते हैं। संदेश का माध्यम, तो ये आपका इनकोडिंग है, संदेश का माध्यम है, फिर उसको डिकोड किया गया है, फिर संदेश प्राप्त किया गया है, फिर फीडबैक दिया गया है। तो बहुत क्लियरली इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हम कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के कोई 2 मुख्य कार्य बताइए। पहला है सूचनाएं प्रदान करना, दूसरा निर्देश देना या प्रेषित करना, कुछ भी हो सकता है। आपको जो इजी याद हो सके वो कर लीजिए। एक बहुत ही ऐसी परिभाषा है ना, जो आप रट लेंगे तो हर जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये अक्सर पूछता है। इजी मेयर की परिभाषा हमेशा पूछता है। इजी मेयर ने कहा है, संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों को परिचित कराना है। संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के प्रसार हेतु, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नियमों एवं विधानों से परिचित कराने हेतु, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समायोजन स्थापित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के कोई 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। पहला उद्देश्य है भावों का आदान प्रदान, द्वारा उत्पन्न उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति एवं संतुलन बनाए रखना, व्यक्ति को निर्भीकता एवं स्पष्टता के साथ विचार प्रकटीकरण में सक्षम बनाना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों, बालकों में स्वाभाविक रूप से शुद्ध, प्रभावपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक ढंग से वार्तालाप करने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है,
संप्रेषण के सिद्धांत, अगर आपको 6 याद नहीं हो रहा है तो 4 भी याद हो जा रहा है, उसके अंतर्गत आप लिख देंगे तो हो जाएगा। सजगता का सिद्धांत, जब भी संप्रेषण करें तो आप बिल्कुल सजग रहें, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप समझा रहे हैं वो सही होना चाहिए। योग्यता का सिद्धांत, जिस पर्पज से जिस व्यक्ति के साथ संप्रेषण हो रहा है क्या आप उस योग्य हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। सहभागिता का सिद्धांत, दोनों का सहयोग होना जरूरी है। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, फिर फीडबैक जरूर लें। उचित सामग्री का सिद्धांत, संप्रेषण के समय समझाने के लिए आप किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उचित हो। संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, संप्रेषण का माध्यम सही होना चाहिए। सही मीन्स आपका कि जिससे आप संप्रेषण कर रहे हैं वो उसकी भाषा होनी चाहिए। अगर उसकी भाषा नहीं होगी तो वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। जैसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हिंदी नहीं आ रही है, जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर आप उसकी भाषा में संप्रेषण नहीं करेंगे तो आपकी बताई कोई भी बात उसे समझ में नहीं आएगी। वही सारी चीज़ जो हम ऊपर पढ़ाए हैं वो सब नीचे आपको क्लियर हो रहा है। संप्रेषण में सजगता का सिद्धांत क्या है? संप्रेषणकर्ता में संप्रेषण प्राप्तकर्ता को संप्रेषण क्रिया के दौरान सजग रहना चाहिए। यदि इसके दौरान दोनों में कोई भी सजग नहीं रहेगा तो संप्रेषण क्रिया पूरी नहीं होगी। हम आपको ऊपर ज़्यादा क्लियर करके बताए हैं क्योंकि किताबी भाषा कभी कभी समझ में नहीं आती है, तो हम आपको नॉर्मल भाषा में ऊपर समझा चुके हैं। सहभागिता का सिद्धांत क्या है? संप्रेषण कर्ता एवं संप्रेषण प्राप्तकर्ता दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। ये दो पक्षीय प्रक्रिया है, यानी जो संदेश संप्रेषण कर रहा है और जो सामने बैठा है दोनों को एक्टिव होना चाहिए, तभी संप्रेषण पूर्ण हो सकता है। जैसे कक्षा शिक्षण में शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की सहभागिता होगी तभी संप्रेषण प्रभावशाली हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण किस संप्रेषण के अंतर्गत आता है? तो ये सामूहिक शिक्षण के अंतर्गत आता है क्योंकि कक्षा शिक्षण में समूह में बच्चे बैठे होते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण, जब एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग शिक्षा देता है तो उसे व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। इसमें उन्हीं विद्यार्थियों को इंक्लूड करेंगे जो वीक हैं या जो बात नहीं समझ पाते हैं, तो उनको अलग से बुला के व्यक्तिगत संप्रेषण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 गुण बताइए। पहला है, इस विधि में शिक्षक का केंद्र केवल विद्यार्थी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि निश्चित है वो समूह में संप्रेषण नहीं कर रहा है, व्यक्तिगत संप्रेषण कर रहा है। तो जब तक उसकी मनोस्थिति को नहीं समझेगा तब तक वो संप्रेषण अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इसमें केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है, यह विधि बालक विद्यार्थी को क्रियाशील बनाती है। इसमें विद्यार्थी अधिक ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होता है क्योंकि अलग से अकेला विद्यार्थी को शिक्षक उससे बात करता है तो बालक अधिक सक्रिय होता है। जब समूह में होता है तो वो बहुत नॉर्मल बिहेव करता है। नॉर्मल मीन्स बहुत शिथिल रहता है, तो वो उतना एक्टिव नहीं रहता है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण सभी बच्चों के लिए नहीं है, ये केवल उन बच्चों के लिए है जो ठीक से समझ नहीं पाते हैं, समूह में रह के अपनी बातों को कहने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 दोष, पहला है प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग शिक्षक उपलब्ध होना या शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि टाइम कम होता है। तो शिक्षक को ये संभव नहीं कि वो एक एक छात्रों को व्यक्तिगत रूप से संप्रेषण करा सके और यह विधि महंगी है, तो इसके ये 2 दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्न कथन। यह विधि छात्रों को सुझाव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करती है। किसने कहा है? तो यह रायबर्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण को प्रभावी बनाने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो पहला है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित कम रखी जाए जिससे शिक्षक उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दे सके। अगर संख्या बहुत ज़्यादा होगी
तो निश्चित है कि शिक्षक हर एक बच्चों पे दृष्टि नहीं डाल सकता है या हर एक बच्चों पे उसकी पकड़ नहीं बन सकती। इसलिए कक्षा में जब विद्यार्थियों की संख्या सीमित होगी, शिक्षक हर बच्चों पे गौर करेगा कि कौन सा बच्चा पढ़ पा रहा है और समझ पा रहा है। नेक्स्ट है, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ानी चाहिए जिससे छात्र अनुपात कम हो। ऐसा होने पर शिक्षक एवं छात्रों में निकटता स्थापित होगी तथा संप्रेषण प्रभावी होगा। अधिकतर विद्यालयों में आप देखोगे कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और शिक्षकों की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से संप्रेषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर छात्रों की संख्या अधिक है तो शिक्षकों की संख्या भी अनुपात के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक संप्रेषण कार्य कर सकता है, समूह में बच्चे बैठे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा जब बच्चे होंगे तो शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावशाली करने वाले 4 कारक कौन हैं? पहला छात्र, दूसरा शिक्षक का व्यक्तित्व, तीसरा कक्षा का वातावरण, चौथा विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से मूल तत्व हैं? पहला तत्व है संप्रेरक, इसे आप संदेशकर्ता भी कह सकते हैं, संदेश वाहन के साधन या माध्यम। तीसरा है संदेश प्राप्तकर्ता, चौथा संदेश, पांचवा प्रतिक्रिया। तो पहले संदेशकर्ता किसी माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता के पास संदेश को भेजेगा, फिर उसका प्रतिक्रिया लेगा। वो आगे आपको हम दिखाए भी हैं डायग्राम बना के, ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। तो बोले भी हैं राइटर, जो बोल रहा है वो उसे आपको पढ़ना और याद करना होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है याद कराने की और न समझाने की, तो ये आपको रटना ही पड़ेगा। कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। तो पहला, संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट, संप्रेषण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से होता है। नेक्स्ट, संप्रेषण द्विमार्गीय होता है। नेक्स्ट, संप्रेषण सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संप्रेषण लिखित, मौखिक और भाव भंगिमा के रूप में हो सकता है। चलिए इसे समझा देते हैं। संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति यानी एक देने वाला और एक लेने वाला होना चाहिए। संप्रेषण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, यानी आप सामने बैठे हो तब भी संदेश ले और दे सकते हैं और दूर दराज हैं तब भी लिखित मौखिक दोनों रूप से दे सकते हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में हो सकता है, हो सकता है नहीं कहेंगे, होता है। ये 2 मार्गी मीन्स लेने और देने दोनों वाला जो हम बताए हैं अभी ऊपर वही है। इसमें दोनों का होना जरूरी है। यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें लिखित, मौखिक, भाव भंगिमा, मुख मुद्रा संकेतों के द्वारा दे सकते हैं। संप्रेषण के 4 एस कौन से हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला संक्षिप्तता, दूसरा साधारण, तीसरा शक्ति, चौथा निष्ठावान। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अब हम इसका लघु प्रश्न दूसरी वीडियो में आपको मेरे देखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।